सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। श्रोताओं नमस्कार। सरगम के सितारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मन्ना डे। जन सब करत गान नाद ब्रह्म जागे सात सुरन दीन ग्राम। झनक झनक तोरे बाज पायलिया, झनक झनक तोरे बाज पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, ओ छम छम बाजे रे पायलिया। राह चलत लचके पनिहारी, राह चलत लचके पनिहारी, छलके गगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। पिछले कई दशकों से मन्ना डे के गाए गीत हवाओं पर सवार होकर नदी पहाड़ समंदर लांघकर हमारे दिल में उतरते रहे हैं। मन्ना डे साहब बहुत बहुत नमस्कार और अपने श्रोताओं की ओर से, विविध भारती की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और ये मैं कहूँगा कि आप लोग मुझसे कुछ सुनने के लिए जो कह रहे हैं, इसलिए मैं आप सबके आभारी हूँ। संगीत में कैसे आ गए, कैसे इस क्षेत्र में आपने कदम रखा, वो कौन सी घटना थी, किसकी प्रेरणा थी? फिर मुझे शुरू करना पड़ेगा वो 1942 से, जब मैं अपने चाचा स्वर्गीय कृष्णचंद्र दे, यानी जी जो केसी डे के नाम से बहुत मशहूर थे, बहुत मशहूर गाने वाले थे बंगाल के, और काफ़ी गाने उन्होंने न्यू थिएटर्स के फिल्मों में गाए थे, जैसे बाबा मन की आंखें खोल, पनघट पे कन्हैया आता है, तेरी गठरी पे लागा चोर मुसाफिर, और जाओ जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग। और चाचा के पास मैंने शिक्षा पाई और पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करने के बाद 1942 एंड में मैं बम्बई आया चाचा के साथ। CM त्रिवेदी साहब थे यहाँ के प्रोड्यूसर, जिन्होंने एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम था लक्ष्मी प्रोडक्शंस, और उसमें चाचा जी म्यूज़िक डायरेक्टर बन के आए, मैं उनका असिस्टेंट बन के आया। यहाँ आने के बाद मैं काम तो शुरू किया, फिल्म में थोड़ा बहुत काम करने लगा चाचा जी के असिस्टेंट बन के। साथ ही साथ दूसरे लोग जिन्होंने मुझे पसंद किया, तो खेमचंद प्रकाश साहब बहुत नामी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि बेटे तुम मुझे भी असिस्ट करो, तो उनका भी असिस्टेंट बन गया। फिर अनिल विश्वास साहब उन दिनों में बहुत नामी म्यूज़िक डायरेक्टर थे बम्बई के, तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारे पास अगर टाइम मिले तो कभी कभी मेरे पास आया करो। और मैं चाहता भी ये था कि अनिल जैसे आदमी के पास, उसके नज़दीक जाना मैं चाहता था। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अनिल उनके एक पिक्चर में मुझे गवाया, उनके साथ बैठा करता था और उनके साथ टहलने के लिए निकल जाता था।
अनिल दा उर्दू को सिंप्लीफाई करके जो गज़लें बनाते थे वो मुझे भी बहुत पसंद था। तो वो मैं सीखने के लिए, सीखना मुझे था, वैसे तो मैं सीख रहा था इनके पास, कुछ अमन अली खान साहब के पास, फिर उसके बाद तुलसीदास शर्मा के पास कुछ दिन सीखा, फिर मैं क्लासिकल सीखता था। हालांकि मैं क्लासिकल एकदम स्ट्रिक्ट क्लासिकल नहीं गाना चाहा कभी कभी भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो ये 8-10 घंटा रियाज मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैं जानना चाह रही थी साइंस ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, वो राग रागिनी और लय वगैरह, ये मैं सीखा और सीखने लगा। मुझे लगा कि मैं अच्छा सीख रहा था। चाचा जी भी थे, यहीं थे, और चाचा जी ये मुझे चेक करते थे, मुझ पर ये रखते थे और बोले कि ठीक है, तुम सही रास्ते पे तुम जा रहे हो, ठीक है। एक मरतबा ये हमारे जो बहुत बहुत नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, शंकर भट्ट और विजय भट्ट, वो आए मेरे चचा जी से मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि भाई हमारे पिक्चर में 2 गाने हैं, आपको गाना पड़ेगा। तो चाचा जी ने कहा कि भाई प्लेबैक तो मैं करता नहीं हूँ, और आप कोशिश कीजिए, मन्ना से गवा के देखिए। बोले मन्ना किधर है? बोले मन्ना तो बैठे हैं आपके सामने। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गाना गाना है, ये वाल्मीकि की प्लेबैक, ये तो बच्चा है। तो चाचा जी ने कहा भाई आप इनको सुन लीजिए एक मरतबा। और उन दिनों में मेरी उम्र मुश्किल से कुछ 22-23 साल की। तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया मुझे प्रकाश स्टूडियोज़ में। तो मैं गया और म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहे थे शंकर राव व्यास। तो मुझे गाना सिखाया उन्होंने और मैंने गाया और रिकॉर्ड भी किया गया। तिगम भाई थे साउंड रिकॉर्डिस्ट, उन्होंने रिकॉर्डिंग की और बोला कि भाई बड़ा खासा, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, और लगता नहीं है कि भाई कोई एकदम बच्चा कोई गा रहा है, तुम गाओगे मेरे गाने। और न जाने क्यों शंकर राव व्यास बहुत अपने लड़के जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मुझे सिखाने लगे। उनके पास सीखा भी मैंने गाना बजाना, और इतना ही नहीं कि हिंदी गाया, हिंदी के साथ मराठी भी गाया। वो रामराज जी पिक्चर में हीरोइन थे शोभना समर्थ और हीरो थे प्रेम अदीब साहब। तो उस पिक्चर में गाना गाने के बाद लोग जान गए कि मैं गा सकता हूँ और बुलाने लगे, हमें भी गाना शुरू कर दिया प्लेबैक। दादा, आपकी पहली फिल्म हम कौन सी माने जिससे सही मायने में पार्श्व गायन की शुरुआत हुई आपके? रामराज जी से शुरुआत हुई, यानी 1944। बाद में यानी प्लेबैक आर्टिस्ट के हिसाब से नाम मेरा हुआ, लोग पहचानने लगे फ्रॉम मशाल। वो था 1950 में, वो बर्मन साहब बना रहे थे बॉम्बे टॉकीज में मशाल पिक्चर, जो डायरेक्ट कर रहे थे नितिन बोस और अशोक कुमार हीरो थे। उसी में मेरा गाना था, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। ये प्रदीप जी ने लिखा था। ये गाना बहुत हिट हो गया था और उसके बाद लोग बोले भाई ये बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, कौन है ये लड़का? तो फिर शुरुआत हो गया ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मंजूला। सोच सोच हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा,
फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल यानी हम ये माने कि राम राज्य से आपके सुरों का राज्य स्थापित हुआ, लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर वो मशाल से पहुंचा। और वो मशाल जो है शोहरत की और वो कामयाबी की, प्यार की, जो आपने लोगों के दिलों में जला के रखी है, अपने सुनने वालों के दिलों में जला रखी है, वो मशाल आज भी चल रही है। बहुत अच्छी तरह से कही आपने। लेकिन ये बात मैं कहूँगा, उन दिनों में गाने वाले थे बड़े ज़बरदस्त लोग, जैसे कि रफ़ी साहब थे, वो दुरानी साहब थे, मुकेश था, ये सब अच्छे अच्छे गाने वाले थे, तलत थे। इन लोग भी कुछ कम नहीं थे अपने जगह पे। पर दादा, कहीं ना कहीं आपको ये संतोष तो होगा कि जहां टक्कर मुकाबले की हो, जहां दिग्गज हो, और उन दिग्गजों के साथ काम करना, अपने आप में भी अपने समय के जो लोग स्थापित लोग, उनके साथ स्वयं को भी स्थापित करना, और उससे क्या होता है कि अच्छे संगीत को और तराशने में, उसको आगे बढ़ाने की राहें रोशन। इसलिए ही तो मुझे मेहनत करना पड़ा। मुझे मालूम था कि भाई मेरे बंगाली होने की वजह से ये अल्फाज वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें इतना साफ नहीं था जैसे कि हम लोग को मिलता था ये मुकेश के गाने में, तलत साहब के गाने में, नहीं तो रफ़ी साहब के गाने में। तो मुझे कोशिश तो करनी पड़ी बहुत बहुत ज़बरदस्त। और नॉक्स भी मिला मुझे बहुत। कई दफ़े मुझे बोला गया कि भाई ये ठीक नहीं, बात ठीक नहीं आई, ठीक नहीं हुई। तो अच्छा ये रहे, मुझे जो ये धक्का पहुंचा, इससे मुझे ये मेहनत करना पड़ा, और मेहनत का फल बहुत अच्छा मिला मुझे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ।
जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए। मन्ना दा साहब, मैं एक चीज जान रहा हूं कि हर आदमी की जिंदगी में ऐसा मौका आता है, कभी कभी सामने बहुत बड़ी चुनौती हो, हम नर्वस होने लगते हैं, मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बसंत बहार पिक्चर में शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर थे। वैसे तो मैंने सुना जब पिक्चर बन रही थी, ये पिक्चर हमारे भारत भूषण साहब के भाई साहब ने बनाए थे और उन्होंने चाहा कि भाई गाने सब रफ़ी साहब गाएं, तो सब कोई सोच रहे थे कि रफ़ी साहब ही गाएंगे, लेकिन शंकर ने बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि मन्ना साहब गाएंगे ये गाने। पहला गाना रिकॉर्ड किया, सुन न सजे क्या गाऊं मैं, वो बहुत अच्छा गाना था और अच्छी तरह से मैंने गाया था। फिर जयकिशन ने बनाया वो गाना, भय भज्जना वंदना सुन हमारी, वो मैंने गाया। फिर एक डुएट लता और मैंने गाया, नैन मिले चैन कहाँ। फिर एक सिचुएशन वो ना कहाँ से निकाले उन लोग, उन्होंने शंकर जी ने बोला कि भाई मन्ना बाबू तैयार हो जाइए, आप बहुत ये कमर कस के बांध लीजिए, आपको गाना है, ये गाना बहुत ज़बरदस्त गाना है। अब ठीक है गाऊंगा, ये डुएट है। डुएट है, कौन गाएगा? लता, आशा, कौन गाएगी? नहीं, ये कंपटीशन का गाना है। और किसके साथ कॉम्पीट करना है? बोले भीमसेन जोशी के साथ। हमने क्या शंकर जी आप पागल हो गए? भीमसेन जोशी के साथ मैं कंपटीशन में गाऊं, उनको हरा दूं? नहीं हो, ये अब हो नहीं सकता, ये कभी मैं कर नहीं पाऊंगा। कैसे कर नहीं पाएंगे आप हीरो के लिए गा रहे हैं, उनको तो हारना ही है। आप हीरो के लिए गाना है, हीरो को तो जीताना पड़ेगा ना। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, किसी और से रफ़ी साहब को बुला लीजिए, वो गाएंगे। मैं तो घर आ गया, मैं अपने आके बीवी से कहा चलो ये कुछ देर के लिए हम लोग भाग जाते हैं, बोले पुणे चले जाएंगे, किसी को बोलेंगे ही नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और फिर 15 दिन के बाद आएगी, ये गाना वाना जब रिकॉर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आएंगे हम लोग। तो मेरी बीवी ने कही कैसे बातें करती हैं, यही तो मौका है। अरे मौका क्या, आप तो गाएंगे नहीं, गाना तो मुझे पड़ेगा। और फिर भीमसेन जोशी के सामने बैठ के गाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बोले वो ये तो आप भूल कर रहे हैं कि सिचुएशन इस ढंग से बनाया गया कि आपको जिताना है, तो आप जीतेंगे, हीरो जीतेंगे। और आप जब गाएंगे, वो भीमसेन जोशी साहब भी थोड़ा वो कम गाएंगे, आप थोड़ा ऑल आउट गाइए तो हो जाएगा। मुझे गाना पड़ा वो गाना, और भीमसेन जोशी साहब ने कहा कि मन्ना साहब आप क्लासिकल गाया कीजिए, आप अच्छा गाते हैं क्लासिकल। वो आप लोग सुने होंगे, वो केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गैल गैल कुंज कुंज गैल गैल कुंज कुंज गुन गुन भारों की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। केतकी गुलाब जूही चंपक बन
गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनों कंत गोरी गरवा लगा झुलना में बैठ आज पी के संग झूले पी के संग झूले केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी रेसा ददनी रेसा मदनी रेसा निद पाय दवा मग निग मगर ससमा गा मनी ददनी निमा मनी निमा गरे सरे दवा मगा मदनी दरे ददनी दवा मगा मगर मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीस झुके चल चल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब जो चंपक बन फूले केत की गुलाब जो चंपक बन फूले केत की गुलाब जो गुलाब जूही कैत की। शास्त्रीय संगीत ऐसी चीज है एकदम बिल्कुल वो दिन रात सारेगामा पता नहीं सा करने से शास्त्रीय संगीत ये नहीं, वो कुछ और ही है कि आप सिर्फ कोई राग रागिनी गाएंगे ये ऐसे करेंगे। लेकिन मैं अपने चाचा के भतीजा था ना, चाचा जी सब कुछ गाते थे, ध्रुपद से लेकर ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, भजन, गजल, टप्पे और कीर्तन, बंगला गाना, बाउल, भाटियाली सब कुछ गाते थे चाचा जी। चाचा के जो ये मल्टीफैसेटेड जो प्रतिभा है ना, ये शुरू से मैं ये सोचा करता कि भाई मुझे भी ऐसा ही गाना है। अब देखिए उन दिनों में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये साइगल साहब हमारे घर पे आते थे, वो चाचा के दोस्त थे, और पंकज मल्लिक आते थे, ये पहाड़ी सानियल साहब आते थे, आर.सी. बोराल साहब आते थे। ये गाना बजाना जिन लोग जब करने के लिए बैठते थे, हम लोग रात रात भर इनको सुना करते थे। और उन दिनों में मैंने चाहा कि भाई ये जो चार आदमी बैठ के एक ठुमरी गा रहे हैं, ये कैसे गा रहे हैं। और उन्होंने तो एक गज़ल शुरू किया, तो एक गज़ल फिर एक शेर इन्होंने पढ़ी और एक से दूसरे किसी ने पढ़ी, ये कैसे होता था। ये मैं इस ढंग के गाना बजाना गाऊंगा, करूंगा और इसी लाइन में मैं चलूंगा, ये शुरू से ही मैं ठान लिया था। इसलिए मैं कभी वो दिन में 4-4, 6-6 घंटे रियाज कभी नहीं किया मैंने। दादा, आपने बताया कि आप तो एक ऐसे मतलब तीर्थ में बैठे थे जहां पर गायन की तमाम प्रतिभाएं आती थी, अपने जमाने के दिग्गज। तो तीर्थ तो आपने कर लिया संगीत का, तो थोड़ा सा बताइए अपनी मतलब उन यादों में लौट करके हमें भी ले चलिए अपने साथ कि आपने उनको कैसा पाया। हम चाचा करके पुकारते थे इन लोगों को, ये पंकज बाबू को उनको भी चाचा करके पुकारते थे, ये साइकिल साहब को भी चाचा करके पुकारते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था
ये जो सैगल साहब जब गाते थे, बहुत अच्छा बंगला गाना गाते थे, तो कभी कभी सैगल साहब बोलते थे, ए मन्ना इधर आ, बैठ सुना। मैं ऐसा गुनगुना दिया तो बोलो इधर आ, बैठ सुना। तो मैं सुनाया करता था उनको। तो हमेशा सैगल साहब भी बोलते थे हमारे चाचा से, किस्टोदा बोलते थे। लोगों के लिए वो कुंदनलाल सैगल थे और लोग बहुत इज्जत करते थे। हम लोग तो सोचते थे भाई ये अपने घर का आदमी है सैगल साहब। ख़ास करके मैं उनके जो गीत वगैरह, एक बंगला गाना गाते थे, बहुत बहुत बड़ा हिट था वो। हम कॉलेज के हर फंक्शन में गाया करते थे वो। আমি স্বপ্ন দেখি প্রবাল দ্বীপে তুলবো আমি বাড়ি, সাগর থেকে ঝিনুক এনে গাঁথবো সোপান তারি, আমার 3 মহলা বাড়ি, স্বপ্ন দেখি। ऐसे नहीं, एक गाना नहीं, मैं सैगल साहब के हर गाना में गाता था। मैं क्या जानू क्या जादू, ये मैं गाया करता था हमेशा। और पंकज मल्लिक के पिया मिलन को जाना, वो यानी उन दिनों में ये सब गाने बहुत पॉपुलर थे ना, और हम लोग को कॉलेज में गाना ही पड़ता था ये सब गाने। इन दोनों के गाने, मेरे चचा जी के गाने, ये सब गा के तो मैं गाने वाला बनाता था ना। सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। ये गीत भी झूठे, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज के हमारे सरगम के सितारे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का फाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे, ऊपर से मुस्काते नल, भीतर
सहज रहे हों भूल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। दादा, एक सवाल मेरे मन में कई बार आता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े शोमैन माने जाते हैं राज कपूर साहब, और राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी की आवाज़ जो थी एक पर्याय बन गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स जो हैं वो आपने, जो राज कपूर साहब पे फिल्माए गए हैं, उनमें आपकी आवाज़ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राज कपूर कैंप में खास, लेकिन जो उसमें हीरो की आवाज़ है वो आपकी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राज कपूर कैंप में खास तौर से राज कपूर साहब जैसे निर्देशक के साथ में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, जबकि उस समय ये माना जाता था कि वहाँ एक पूरी टीम है, शंकर जयकिशन हो गए, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, मुकेश और राज कपूर साहब। शंकर जयकिशन के शंकर जो थे ना, वो हमेशा, शंकर जी हमेशा बोला करते थे कि मन्ना जी आपकी आवाज़ ऐसी है, इस आवाज़ को ठीक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं इधर के हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि आपसे रोमांटिक सॉन्ग्स भी हम गवाएंगे। मुझे याद है मैं शंकर जी से कहा, बोले कभी तो गवा के देखिए ना, अगर होता है ये नहीं मुझसे। बोले ठीक है, हम गवाएंगे आपको, आप देखिए ना। तो फिर एक पिक्चर बन रही थी चोरी चोरी, और पिक्चर बना रहे थे वो मद्रास के चेटियर साहब। गाने की रिकॉर्डिंग यही हुई, मीनू कतक साहब ने रिकॉर्डिंग किया। तो जो गाना जब बना, ये रात भीगी भीगी, और शंकर जी ने बुलाया मुझे, मैं जाकर रिहर्सल किया, लता भी आई रिहर्सल करके। फिर 3-4 दिन के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग थिएटर पे गए। अब वहाँ हमारे चेटियर साहब मौजूद, उन्होंने कहा कि भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है हमारी पिक्चर की, ये आपने मुकेश को क्यों नहीं बुलाया? तो मेरा तो दिल बैठ गया। तो शंकर जी ने कहा कि भाई सेठ जी, ये गाना तो मन्ना जी ही गाएंगे और लता जी, ये दोनों मिलके गाएंगे, अब जरा गाना सुन के उसके बाद बोलिए। तो फिर उन्होंने बैठ गया उधर, और रिहर्सल करने के बाद जब रिहर्सल, यानी वॉइस रिहर्सल के लिए हम लोग माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए, तो अंदर से सुन के वो साहब बाहर आए, बोले आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं। मुझसे कहा, तब मैंने सोचा कि भाई अब तो यानी बिल्कुल जम के गाना चाहिए, ताकि इनके दिल में ऐसा बैठ जाए कि भाई यही है मेरे फ्यूचर प्लेबैक सिंगर। और उन दिनों में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, रोमांटिक गाने में बहुत कम गाया था तब। मेरे ख्याल से शंकर जी ने शुरू कराया था ये रात भीगी भीगी से, और उसके बाद जो राज साहब ने कहा कि भाई आप गाएंगे मेरे गाने, आपसे आपके जब जितने रोमांटिक गाने होंगे आप गाएंगे। भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा।
में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा, क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि आज के ज़माने में अभी भी लोग हमारे गाए हुए पुराने गाने क्यों सुनते हैं और सुन के मज़ा भी लेते हैं, और ये भी बोलते हुए मैंने सुना कि भाई ऐसे गाने आजकल बनता क्यों नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब हम लोग काम करते थे और कोई म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे टेलीफोन किया नहीं तो खबर भेजा कि भाई चले आओ गाना रेडी है, बिल्कुल जाकर हम देखते थे गाना रेडी है, यानी गाना बना लिया उन्होंने। गाना जो जिन्होंने लिखा, शैलेंद्र हो, हसरत साहब हो, मजरू साहब हो, लुधियानवी साहब हो, कोई भी हो, वो मौजूद होते थे उधर, और फिर गाने की रिहर्सल शुरू होता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर रिहर्सल में उनको मज़ा नहीं आया तो उनको मालूम पड़ जाता था कि गाने में कुछ कमी है, तो फिर उन्होंने काम करना शुरू करते थे उसमें। जब एकदम पूरी तरह से सबको बोलते कि भाई फर्स्ट क्लास है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गाने वाले, उन्हें सब सहमत हो जाते भाई फर्स्ट क्लास, चलो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये जो टीम वर्क, इसी का नतीजा अभी भी लोग ये कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल उसी ढंग से गाना बनाया गया था, इसलिए आज भी वो गाना अमर है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि आज जब रिकॉर्डिंग टेक्निक बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में है, एक से एक इक्विपमेंट आ गए हैं, एक से एक नायाब स्टूडियो हैं और साज आ गए हैं नए नए, बावजूद इसके वो प्रभाव, वो मेलोडी जो इन गीतों में थी 2 साजों के साथ में, वो आज के गीतों में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम मिस करते हैं, उसे खोजते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। इसकी क्या वजह दादा? वो मेहनत नहीं है, वो लगन नहीं है, और वो सिचुएशंस नहीं है, वो प्रतिभा नहीं है। कहाँ है शंकर जी किशन, कहाँ है मदन मोहन, किधर है रोशन साहब, श्री रामचंद्र साहब कहाँ हैं, बर्मन साहब किधर है? उस ढंग के गाने गवाते थे, वो नहीं है उन लोगों ने, इसलिए गाने में वो चीज़ आप लोग को यू मिस इट। देखिए, न तो कारवां की तलाश है जो रोशन साहब ने बनाए थे, मैं, रफ़ी, आशा और कोरस वॉइसेस एंड ऑल, ऐसे नहीं कि भाई एक एक लाइन करके गाओ, नहीं जो आजकल होता है। आजकल तो आधे आधे लाइन गाते हैं। एक 12 मिनट का गाना था, डिवाइड कर दिया गया कि भाई अभी ये इधर शुरू होगा, मन्ना तुम इधर से शुरू करो, आलाप से शुरू करोगे, ये रफ़ी साहब की एंट्री हुई, ये 3.5 मिनट के बाद इधर ये पॉसिबिलिटी है, इधर हम कट करेंगे क्योंकि जोड़ना है ना बाद में। तो 3.5 मिनट लगातार हम लोग गाते थे, और वो मैं गाया, ये रफ़ी अंदर आया, वो भी आशा आई, और फिर कोरस वॉइसेस वगैरह वगैरह करके 3.5 मिनट में एक जगह ऐसा मिला कि भाई इधर कट करो, कट। वो सुन लिया हम लोगों ने, हाँ ओके है, नेक्स्ट पार्ट। ऐसे 4 पार्ट में हम लोगों ने किया, और गाना सुन के देखिए आप, लगता है कि भाई बिल्कुल इतने से भी किधर भी आपको लगेगा नहीं भाई कुछ कमी है कहीं ना। तो कारवां की तलाश 10 दिन रिहर्सल किए थे हम लोग, 10 दिन हम लोग सब मिलके। अभी कभी वो तो करना ही पड़ता था, जैसे कि हमारे नौशाद साहब, जब हम मदर इंडिया के लिए गा रहे थे, वो दुख भरे दिन बीते रे भैया, बड़ा सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो, ओ दुख भरे दिन। अभी वो रफ़ी साहब, मैं, आशा सब गा रहे थे हम लोग, और क्या वो शमशाद भाई थी कोरस।
तो रिहर्सल करने के बाद नौशाद साहब के घर में हो रहा था रिहर्सल। तो फिर बोला अच्छा मन्ना साहब कल फिर कितने बजे? तो मैंने ठीक है नौशाद साहब मैं आ जाऊंगा 10 बजे। तो रफ़ी साहब ने बोला, बहुत धीमे बोलते थे रफ़ी साहब, दादा कल सवेरे रिकॉर्डिंग है। और नौशाद साहब रफ़ी मियाँ बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है। हाँ तो फिर शाम को बैठते हैं। तो शाम को आशा ने बोली शाम को तो मैं नहीं आ सकती, शाम को रिकॉर्डिंग है मेरी, शाम को नहीं। अच्छा ठीक है परसों बैठते हैं। ठीक परसों ठीक हो गया। परसों सब मिले, हम लोग सब मिलके वही दुख भरे दिन बीतेरे भैया किया हम लोग कुछ 3 घंटे रिहर्सल। फिर अब कब करना है? तो किसी ने पूछा कि और भी रिहर्सल करना है? तो क्या बात कर रहे हैं आप नौशाद साहब? बहुत नहीं साहब 2-1 रिहर्सल और चाहिए। तो फलाना दिन बैठते हैं, ठीक है ना रफ़ी मियाँ? हाँ क्यों शमशाद भाई ठीक है ना, आशा भाई ठीक है ना, मन्ना जी तो आएंगे, वो आएंगे, ठीक है। फिर मिले हम लोग। ऐसे ही यानी रिकॉर्डिंग में हुआ करता था, जैसे कि हाँ रेडी, जम के रिहर्सल करने के बाद रेडी फॉर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नौशाद साहब पहुंच गए वो बूथ में, मैं रिकॉर्डिस्ट के पास जाकर बैठे और इधर उनके असिस्टेंट लोग रेडी भाई 1 2 3 4 शुरू हो गया। शुरू हुआ। नौशाद साहब की रिहर्सल इतना परफेक्ट हुआ करता था, वो कभी बीच में कभी कट आउट नहीं होता था। 1 2 3 4 दिग ये शुरू हो गया म्यूजिक। गाना रंग जीवन में नया लायो ओ दुख भरे दिन बीतेरे भैया कट। सब चुप। नौशाद साहब आए, वाह 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 बेहतरीन। नरवेकर तुमने वो क्या बजाया उधर? वो बोला नौशाद साहब ये बजाय, वो कोमल निखात वो जरा संभालना, वो जरा ठीक नहीं है, एक मरतबा और। अरे रफ़ी साहब वो कौन सा नोट लिया आपने ऊपर? तेरे गड्ढा फिर गई रस भर लाई और दिन आए जवानी अमन के दिन आए हो 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 हो। ये जरा संभालिए, ये जरा फिसलता है उधर। एक मरतबा और फिर अंदर चले गए। आई लव हार्ड वर्क एंड आई अप्रिशिएट द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस जो होता है ना भाई, किस लिए वो कर रहे थे, एक ये ढूंढ रहे थे एक्सेलेंस, वो चाहिए था। एंड आई लव दैट थिंग। मैं ये लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, तलत साहब, इनकी बहुत बड़ा भगत हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे गाने जिन लोग गाए हैं इनकी बराबरी में गाना गाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने किशोर दा के साथ में भी बहुत सारे गाने गाए और किशोर दा को हर फन मौला कहा जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि किशोर दा के बारे में आप कुछ बताएं कि लोग हमारे जो तमाम सुनने वाले हैं उसमें से बहुत सारे उनके ज़बरदस्त फैन हैं। कुछ आप बताइए कि आप का उनके प्रति कैसा स्नेह था, आपने उनको कैसे जाना? फिल्म इंडस्ट्री में किशोर जब पहले आया, यानी उनके बड़े भाई जो अशोक कुमार साहब बॉम्बे टॉकीज के कर्णधार बने और किशोर आया करता था। एक बच्चा था वो मेरे ख्याल से 15-16 साल का लड़का था किशोर, और हम लोग मिला करते थे। लेकिन वो बहुत क्या बोला जाता है उसको, बहुत चंचल प्रकृति के आदमी, और बात में गाना गाना, बात में पोइट्री बोलना और नाचना कूदना, न जाने क्या क्या करते थे वो। किशोर वॉज कुदरती वो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट, यू नो। जैसे वो काम करते थे यानी एक्टिंग, उसी हिसाब से वो गाने गाते थे। और मैं ये कहता हूँ कि जिस ढंग से किशोर गाया करता था, कौन सा भी गाना किशोर गाया वो दूसरे कोई आर्टिस्ट उस ढंग से नहीं गा सकते। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई
ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba ba ba. बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। मैं फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में जानना चाह रहा था। ये पुरस्कार भी चूंकि बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार रहे हैं फिल्म जगत के, इनके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से गीतों पर आपको ये पुरस्कार मिले। कमल जी, ये पुरस्कार के बारे में जब जब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ज़रा जल के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये फिल्म फेयर पुरस्कार मिला ए भाई ज़रा देख के चलो इस गाने पे, और मैं सिर्फ ए भाई ज़रा देख के चलो ये मैं गाया। अब देखिए, कसमे वादे प्यार वफा, इसके लिए किसी ने पुरस्कार नहीं दिया। वो पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पुरस्कार नहीं मिला। फिर लागा चुन्नी में दाग, पुरस्कार नहीं मिला। कितने गाने हैं मेरे, झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया जब मैंने गाया, नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। कई गाने ऐसे हैं जिनके लिए मैं उम्मीद किया था कि भाई अब तो मिलना चाहिए, नहीं मिला। मेरे ख्याल से मैं उससे बेहतर कुछ गाने और निकल गए थे और लोगों को अच्छा लगा था, इसलिए नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे तो गम है उस बात की, भाई ये भाई ज़रा देख के चलो इसके लिए पुरस्कार है, दूसरे गाने के लिए बिल्कुल पुरस्कार नहीं। किसी भी कलाकार के लिए जाहिर है कि ये एक दुख की बात होती है जब उसकी कला का सही मूल्यांकन ना हो, उसकी रचनाओं का सही मूल्यांकन ना हो। लेकिन जैसे कि आज भी हम ये चलन देखते हैं कि वो चीज़ जो ज़्यादा चलती है बाजार में या बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वही उसकी श्रेष्ठता का आधार बन जाती है। हालांकि सबका अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, उनका मूल्यांकन करने का, उनकी कसौटी का। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हम समझते हैं कि लोगों के प्यार, उनकी मोहब्बत से, या संगीत के जो चाहने वाले हैं, उनके कदरदान हैं, उनके प्यार से बढ़कर पुरस्कार और क्या हो सकता है। एक कलाकार को इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। और दादा, लोगों को सच्चा आनंद देने में जो खुशी है, उदास होठों पर गीत रखने में जो खुशी है, और उसका जो आनंद है वो अलग ही होता है। और जब पुरस्कार की हम बात करते हैं, आपने भी तो पुरस्कार के रूप में बहुत ही खूबसूरत मीठे मधुर गीत लोगों की जिंदगी में बांटे हैं, और आज जो फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर बन चुके हैं। बीच में आपने बातचीत में जिक्र किया था एक गीत का, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। मुझे याद है ये फिल्म मैंने देखी भी थी, और गीत तो वाकई आज भी जब कहीं सुनो तो ऐसे लगता कि कदम थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और इस गीत की थिरकन के साथ हम भी थिरकने लगते हैं, हमारा तन मन थिरकने लगता है। और मुझे याद है कि ये गीत है फिल्म दिल ही तो है से। तो आइए क्यों ना सुने यही गीत, और एक बार फिर से इसके सुरों में खो जाएं, आनंदित हो जाएं। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirdadare tare dani dim tanana nadir dirdani dani 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 dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजी ये तनी तनी निदनी ददा पपा ममग मधा गम मगर था धादा किरता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झन झन के छन नन 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 नादर दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदर तानु तान नदरे नदीन तन नदर ता नून तदरे नदीन तन नदर ता तुम dim tana na na dim tana na na
dim tanana dum tanana dum tanana dum tanana dim tanana dirtanum tanna dere nadim tanana dirtanum tanna dere nadim tanana dirtanum tanna dere nadim tanana dirtanum dere nadim tanana dirtanum सरगम के सितारे। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम के सरगम के सितारे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग कमला कुंदर का था, तकनीकी सहयोग दिया कैलाश नाथ वर्लीकर ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगम के सितारे। सितारे